हेलो दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसका हम लोग आज सेकेंड पार्ट में देखेंगे आवेश। अगले स्टार्टिंग क्लास में हम लोग विद्युत आवेश के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म। विद्युत आवेश को आप केवल आवेश भी कह सकते हैं। विद्युत आवेश के गुणधर्म, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से सुनना, सिर्फ समझना, लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैं बार बार बोलता हूं कि बस एक दो दिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी समय का अभाव है। हम सारे जो भी पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ में लिंक डाल दूंगा और आप आराम से उसको नोट कर लेना घर पे। तो जब आप वीडियो देखो तो सिर्फ समझने पे फोकस करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, विद्युत आवेश के गुणधर्म लगभग ये 3 से 4 बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आवेश के 2 गुणधर्मों को लिखें। 2 ही गुणधर्म आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। आवेश के कितने गुणधर्म? 2 गुणधर्म को लिखें। तो हम 3 गुणधर्म वैसे एक्चुअली इसका होते हैं, हम तीनों को समझते हैं कि ये गुणधर्म होता क्या है, इसका क्या क्वालिटीज है, सारे को हम लोग अच्छे तरह से पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं निकलने का कोई चांस नहीं, 100% आएंगे। आइए पढ़ते हैं। पहला गुणधर्म क्या है? आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होते हैं? योगात्मक होते हैं। योगात्मक का मतलब होता है जोड़। आइए, कौन सा जोड़? कहने का मतलब आवेश को हम किस टाइप से जोड़ सकते हैं। अगर 2-4 वस्तु दिया हुआ है, फर्स्ट वस्तु का आवेश दिया हुआ है +2 माइक्रोकूलम, सेकेंड वस्तु का आवेश दिया हुआ है -7 माइक्रोकूलम, और कोई और वस्तु है जिसका आवेश दिया हुआ -8 माइक्रोकूलम, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? ध्यान से देखिएगा, हम इसको यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। योगात्मक मतलब +2 माइक्रोकूलम प्लस, और सेकेंड वाला क्या है? -7 माइक्रोकूलम, और अगला क्या है बहुआ? तो +8 माइक्रोकूलम। इसको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग ऐड करेंगे, सिर्फ पहले की तरह ही है। +2 माइक्रोकूलम प्लस -7 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा प्लस 8 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 8 और 2 यानी कि 10 माइक्रोकूलम, और ये -7 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब +7 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब आवेश को आप इस टाइप से जोड़ सकते हो। तो सीधे आपको याद रखना, ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि आवेश योगात्मक होते हैं। दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला नहीं याद रखोगे चलेगा, लेकिन ये दोनों से 2 मार्क्स के स्पेशल क्वेश्चन निकलेंगे। मैं अभी बतलाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आएगा इससे। दूसरा कह रहा है कि आवेश संरक्षित होते हैं। संरक्षित का मतलब आप पहले समझिए। संरक्षित का मतलब होता है बहुआ सुरक्षित। सुरक्षित मतलब सेफ, जिसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं क्या? सेफ। तो कहने का मतलब आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। कैसे संरक्षित होते हैं अभी हम जस्ट पढ़ाएंगे। देखिए, संरक्षित का मतलब समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2000 मतलब अभी चल रहा है 21, यानी कि 2 साल पहले ये 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत लिखें। आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, समझिएगा। कहने का अर्थ आवेश सुरक्षित रहते हैं। आवेश जितने भी प्रकृति में आवेश पाए जाते हैं, समझना बालक, क्योंकि 2 मार्क्स यहां से आपका कंफर्म हो जाएगा। प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश, सभी आवेश संरक्षित होते हैं। उन्हें न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। समझिएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो उसका हम लोग रिस्पांस क्या देंगे? प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश सुरक्षित रहते हैं। कहने का मतलब संरक्षित रहते हैं। इसे ना उत्पन्न किया जाएगा और न ही इस आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर जैसा आप ठंड के दिनों में देखे हैं कि हम लोग आग के पास जाते हैं तो वहां पे हमारा हाथ गर्म हो जाता है, फिर हम लोग किसी का हाथ टच करते हैं तो वो आवेश उसमें चला जाता है। इससे क्या निकलता है? किसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जाता है।
तो आवेश संरक्षण से आपको समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ आवेश जो है पूर्ण रूप से क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। याद रखिएगा, आवेश का योग्यात्मक होता है, आवेश संरक्षित होते हैं। अब देखिए आवेश का क्वांटमीकरण होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल हम इसको आप समझा दे रहा हूं, लिखने का प्रॉब्लम आपका नहीं होगा क्योंकि सारे नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। कंफर्म आवेश का क्वांटमीकरण समझ लो मित्रों, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेगा कंफर्म। आइए, कहने का अर्थ यह हुआ कि आवेश जो है इस रूप में उपस्थित रहते हैं। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है इस रूप में उपस्थित रहते हैं, प्लस माइनस n इंटू ई। n क्या है, तो कोई पूर्ण संख्या है, e है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर किसी वस्तु पर आवेश जो है इसी रूप में उपस्थित रहते हैं, कहने का मतलब आवेश को पूर्ण रूप से तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब पूरा अलग अलग डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको डिवाइड हम लोग 100% पूर्ण रूप के पूर्ण संख्या के रूप में करेंगे। कैसे समझिएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आएगा कि प्रकृति में संभव है, प्रकृति में संभव है, और पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको 4 कूलम, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1/2 कूलम, और सी ऑप्शन रहेगा 7 कूलम, और डी ऑप्शन रहेगा -8 कूलम, सॉरी 8 कूलम इसको कर दीजिए। अब समझिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन को भी मैं लिख देता हूं, प्रकृति में आवेश संभव नहीं है, समझिएगा। तो हमने बोला कि कोई किसी भी वस्तु का जो आवेश है इस टाइप से उपस्थित रहते हैं, Q प्लस माइनस n इंटू ई। n क्या है भैया, तो पूर्ण संख्या है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो इस टाइप से होता है, समझिएगा। n क्या है, पूर्ण संख्या, तो आप लोग देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका पॉसिबल है प्रकृति में। ये पूर्ण संख्या है नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और ये 7 कूलम ये भी पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी पॉसिबल है, और डी 8 कूलम ये भी पॉसिबल है। तो आपका क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति में आवेश संभव नहीं है, मतलब ये वाला संभव नहीं है, तो आप इसको पकड़ लीजिएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा और टेढ़ा कर देगा दोस्तों, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, समझिएगा। यही रहेगा क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बी ऑप्शन कर दिया जाएगा 2.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम, सी ऑप्शन आपका कर दिया जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और डी ऑप्शन कर दिया जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि आवेश क्वांटमीकरण का मतलब क्या, आवेश जो होता है इस रूप में उपस्थित होता है, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। n क्या है भैया, तो n जो है पूर्ण संख्या है, और e क्या है, तो 1 इंटू इतना की जगह हम लोग e लिख सकते हैं। तो देखिएगा, देखने से तो कोई भी पूर्ण संख्या नहीं लग रहा है। अगर गलती से एक NOT रहेगा ऑप्शन में तो आप उसको मारोगे, ज्यादातर विद्यार्थी उसी को ऑप्शन में पकड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसा समझिए कि e का वैल्यू क्या है, पॉइंट में है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ऑप्शन को 1e। बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है, इसके जगह आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। तो 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल 1 पूर्ण संख्या, मतलब ये पॉसिबल है। अब यहां पर देखिए बी ऑप्शन, बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, 2.4 है, 24 है, इसको नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर सी ऑप्शन देखिएगा 3.2 ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 3.2 इंटू 10 उसको मैं लिख सकता हूँ, सी, बी को नहीं लिख सकते भैया। सी को देखिएगा, सी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, समझिएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। और ऐसे करने से क्या हुआ, तो इसका वैल्यू अपने को पता है 2e। अब 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी पॉसिबल है, और 64 है तो ये भी पॉसिबल है। इसकी 4 गुने हम 1.6 लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, मतलब ये नहीं पॉसिबल है, समझिएगा। अगर पॉइंट में रहेगा दोस्तों तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखना है कि 1.6 का गुणज है कि नहीं, कहने का मतलब 1.6 के टेबल में आने वाला है या नहीं। अगर 1.6 के टेबल में आने वाला है तो आप उसको टिक कर सकते हो,
ये है आपका क्वेश्चन, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन 100% श्योर एग्जाम में आते हैं। तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में लेकर के आते हैं। अगला टॉपिक है आज का हमारा आवेश उत्पन्न करने की विधियां। अब ज्यादातर विद्यार्थी सोच रहा होगा कि सर आप अभी ने बताया कि आवेश तो न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। आइए हम इसको थोड़ा और समझते हैं। आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश उत्पन्न करने की विधियां। पहला है इसमें घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है दोस्तों चालन, और तीसरा है दोस्तों प्रेरण। तीनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, घर्षण, चालन, प्रेरण। एक कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में परफेक्ट आएगा। आइए घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। आवेश उत्पन्न करने का मतलब हम लोग जानते हैं कि हर वस्तु में आवेश है, उसको उत्पन्न करने का मतलब उसके आवेश को ना पृष्ठ पर लाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बतलाया है कि आवेश को आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करिएगा, जब आवेश उत्पन्न होगा तब एक वस्तु दूसरे वस्तु में कन्वर्ट कीजिएगा। आइए समझते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। तो जब दो वस्तु को हम लोग आपस में रगड़ते हैं, ध्यान से समझना, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, अभी हम दोनों को हाथ समझ लीजिए, माना कि ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। तो जब दोनों वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो देखिएगा दोनों वस्तु पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी हमारे थोड़े समय के लिए गर्म हो जाता है और ये भी गर्म हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उस दोनों वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। लेकिन ये समझिएगा थोड़ा सा इसमें और डीपली, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो और थोड़ा विशेष रूप से जानिए कि जब दो वस्तु है, माना कि एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, दोनों को हम घर्षण करवाएं। क्या करवाएं दोस्तों, घर्षण। तो घर्षण के बाद क्या होगा कि दोनों वस्तु पर एकदम सेम परिमाण के आवेश उत्पन्न होंगे। कहने का मतलब इस पर अगर 20 कूलम के आवेश उत्पन्न होंगे तो ये भी 20 कूलम के आवेश उत्पन्न होंगे। ये डीपली है। नीट उट का एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कीजिएगा तो थोड़े से टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा, इसमें और गहराई में। वैसे हम उतना ज्यादा आपको 12th लेवल को फोकस कर रहे हैं, फिर भी आपको ये काफी हेल्प करेगा अगर आप अच्छे एग्जाम की एनडीए वगैरह का तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर दो वस्तु को हम लोग घर्षण करवाएं तो इस पर जब आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश का परिमाण सेम होगा मित्रों। इस पर अगर 20 कूलम है तो इस पर भी 20 कूलम होगा, लेकिन याद रखिएगा कि इसका प्रकृति अलग अलग होगा। अगर ये प्लस 20 कूलम है तो ये माइनस 20 कूलम होगा, अगर ये प्लस 20 कूलम ये है तो ये होगा आपका माइनस 20 कूलम। तो घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तु पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों का क्या होता है कि प्रकृति विपरीत होता है, मतलब चिन्ह विपरीत होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। क्योंकि होता है एक्चुअल में क्या कि एक वस्तु से आवेश निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश करते हैं, और जब जिसमें प्रवेश करते हैं वो वस्तु हो जाएगा नेगेटिव, और जिससे निकलते हैं वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जितना निकलेगा इसमें से उतना ही इसमें प्रवेश करेगा। तो कितना निकाला भाई, तो माइनस निकालेगा तो माइनस इसमें पुट करेंगे, और इसमें प्रवेश किया यानी कि पॉजिटिव, सॉरी इसमें प्रवेश किया तो इसमें नेगेटिव, और इससे निकला है तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि जिससे निकलता है वो होता है पॉजिटिव और जिसमें प्रवेश होता है वो नेगेटिव। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो देगा मतलब कौन चीज ये देगा वही ना एक पास आवेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। तो घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों आवेश पे समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्लियर है। अब आइए हम लोग चालन को समझते हैं कि चालन होता क्या है। चालन, वैसे प्रेरण के बारे में ज्यादा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, हम लोग फिर भी चालन को पढ़ लेते हैं। चालन में क्या होता है, दो वस्तु को स्पर्श कराकर, ध्यान से समझिएगा, एक डिस्चार्ज वस्तु को, डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे होंगे जिसपे कोई आवेश नहीं हो, एक डिस्चार्ज वस्तु को, ध्यान से देखना दोस्तों, अभी मैं इसको थोड़ा सा और फिगर अच्छे से बना दे रहा हूं।
ये है डिस्चार्ज वस्तु, डिस्चार्ज, और एक ये है आपका चार्ज। इस पर आवेश मैंने दे दिया पॉजिटिव, समझिएगा। तो डिस्चार्ज वस्तु को क्या है कि चार्ज वस्तु से स्पर्श कराकर, स्पर्श का मतलब टच, ध्यान से समझिएगा, टच करने पे, डिस्चार्ज वस्तु को चार्ज वस्तु के साथ टच में, जब इसको हम थोड़े से और पास में लाएंगे, इसके कांटेक्ट में लाएंगे, तो ये जो है डिस्चार्ज है, लेकिन अब क्या है कि इसका वाला चार्ज इसमें आ जाएगा। समझिएगा, डिस्चार्ज वस्तु को चार्ज वस्तु के समीप लाकर डिस्चार्ज वस्तु को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आप लोग ठंड के दिनों में इसका एक्सपेरिमेंट बार बार करते होंगे, काफी हर बार करते होंगे। देखिएगा कि जब आप जैकेट में हाथ रखते हो तो आपका हाथ ऑलरेडी पूरा गर्म हो जाता है और रहता है, और किसी व्यक्ति का मतलब वो बाहर से आया या ऐसे भी आप अपने ही गालों को अगर अच्छे से टच कीजिएगा, सही से देखिएगा, तो आपका वाला ये वाला जो है कुछ समय तक उसको टच करके रखिएगा, तो आपका वाला क्या है कि चार्ज इसमें प्रवेश हो जाएगा और आपका पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ठंड हो जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं भैया, इस क्रिया को कहते हैं चालन। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु चार्ज रहेगा और दूसरा वस्तु डिस्चार्ज रहेगा। चार्ज वस्तु को डिस्चार्ज से टच करवाएंगे तो डिस्चार्ज भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे प्रेरण। याद रखिएगा, घर्षण और प्रेरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 मार्क्स में ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 5 मार्क्स वाला यहां से निकलेगा नहीं, 2 मार्क्स में ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स ही, 70 मार्क्स का तो एग्जाम ही होता है जिसमें 35 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव दे देता है, तो 35 में 2 नंबर, तो समझ रहे कितना ये कारगर होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 2 वस्तु होते हैं, लेकिन क्या होता है भैया कि एक वस्तु चार्ज रहता है, समझिएगा दोस्तों, इसमें भी एक चार्ज होगा और दूसरा जो है डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज समझना बहुत इजी है। इसमें क्या था कि चार्ज को डिस्चार्ज को टच करवाए थे, तो डिस्चार्ज वाला क्या हो गया था, चार्ज हो गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन इसी का भाई समझिए, थोड़े से इसमें अंतर है। इसमें क्या है, डिस्चार्ज वस्तु को चार्ज वस्तु के समीप लाया जाता है, ओनली फॉर समीप। समीप का मतलब करीब, उसको टच नहीं करना है, ध्यान से सुनना, सिर्फ समीप लाया जाता है। तो डिस्चार्ज वस्तु के पास वाला सतह, पास मतलब ये, अब देखिए क्या होगा, ये अगर ये पॉजिटिव है तो डिस्चार्ज वस्तु का क्या होगा कि पास वाला, कांटेक्ट वाला जो है नेगेटिव, और दूर वाला पॉजिटिव, प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देगा। समझिएगा, चार्ज वस्तु को डिस्चार्ज वस्तु के जब हम लोग समीप लाएंगे तो डिस्चार्ज वस्तु के पास वाला सतह, ये हो जाएगा भैया पास वाला, और ये हो जाएगा दूर वाला। तो पास वाला सतह पर विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, अगर ये पॉजिटिव है तो अगला हो जाएगा नेगेटिव। पास वाला सतह पर विपरीत प्रकृति के तथा दूर वाला सतह पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ध्यान से समझिएगा, चार्ज को डिस्चार्ज के समीप लाया जाता है तो डिस्चार्ज के पास वाला सतह पर, किसके, डिस्चार्ज के पास वाला सतह पर विपरीत तथा दूर वाला सतह पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको घर्षण, चालन, प्रेरण, आवेश के गुणधर्म और पहला का भी हम अभी नहीं अपडेट किए हैं, लेकिन कर देंगे आपको। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसको अगर समझ में ना आए तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को अपडेट करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि ये लॉकडाउन में वो भी आनंद ले सके।